किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन्हें सच समझा सके। बेटा विक्की, अपने आप को संभालो। जो होना था वह हो चुका। अब तुम्हें अपने छोटे भाई के लिए मजबूत बनना होगा। यही तुम्हारे माता पिता की आखिरी इच्छा होती। प्रधान जी, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि माँ पिताजी के बिना जी सकूं। आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी दुनिया एक पल में खत्म हो गई। यह सुनकर वहाँ मौजूद कई महिलाओं की आंखों से भी आंसू बहने लगे। पूरे गांव में ऐसा मातम पहले कभी नहीं देखा गया था। हे भगवान, इन मासूम बच्चों ने अभी दुनिया ही क्या देखी थी। पहले गरीबी, अब माँ बाप का साया भी छिन गया। इनका आगे क्या होगा? अब देर मत करो, अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। पूरा गांव आज उनके साथ खड़ा है। गांव के सभी लोग नम आंखों से श्मशान घाट पहुँचे। विक्की कांपते हाथों से अपने पिता की चिता के पास खड़ा था, जबकि शिवा लगातार रोए जा रहा था। अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद धर्मपाल दोनों अनाथ भाइयों विक्की और शिवा को अपने घर ले आया। उसने गांव वालों के सामने सहारा देने का नाटक किया, लेकिन उसके मन में लालच की आग पहले से कहीं ज्यादा भड़क चुकी थी। बेटा, अब ये घर ही तुम्हारा घर है। तुम दोनों यहीं रहोगे, खाना खाओगे और किसी बात की चिंता नहीं करोगे। मैं तुम्हारे पिता का बड़ा भाई हूँ, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ताऊ जी, हमें माँ पिताजी की बहुत याद आ रही है। उनके बिना सब कुछ सूना लग रहा है। क्या सचमुच अब हमें यहीं रहना होगा? हमें अपने घर की बहुत याद आती है। बेटा, समय सबसे बड़ा मरहम होता है। पहले खाना खा लो, फिर आराम करना। दुख धीरे धीरे कम होगा। अभी तुम दोनों को हिम्मत रखनी होगी और खुद को संभालना होगा। थके हुए दोनों भाई खाना खाकर एक कमरे में सो गए, लेकिन आधी रात होते ही धर्मपाल और उसकी पत्नी चुपचाप घर के बाहर चारपाई पर बैठकर धीमी आवाज में नई साजिश बनाने लगी। अगर इन बच्चों से जल्दी कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए तो पूरी जमीन कानूनी तौर पर हमारी हो जाएगी। उसके बाद कोई पंचायत और कोई रिश्तेदार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन विक्की समझदार लगता है। अगर उसे शक हो गया तो पूरी योजना बिगड़ सकती है। तुम्हें पहले उसका भरोसा जीतना होगा, तभी वह बिना पढ़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा। उन्हें पता नहीं था कि कमरे की खिड़की के पास खड़ा विक्की उनकी लगभग सारी बातें सुन चुका था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। पिताजी सही कहते थे, हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता। अब मुझे शिवा की रक्षा भी करनी है और हमारी जमीन भी बचानी है। सुबह होते ही विक्की शिवा को घर के पीछे आम के पेड़ के पास ले गया। उसने रात की पूरी बातचीत धीरे धीरे अपने छोटे भाई को बता दी। भैया, क्या ताऊ जी सचमुच हमारे साथ धोखा करेंगे? उन्होंने तो सबके सामने कहा था कि वे अब हमारे पिता जैसे बनकर हमारा साथ देंगे। अब से किसी भी कागज पर बिना समझे हस्ताक्षर नहीं करेंगे। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। पिताजी की मेहनत किसी लालची इंसान को नहीं लेने देंगे। उधर धर्मपाल सुबह सुबह शहर पहुंचा और सीधे पुराने वकील रमेश त्रिपाठी के कार्यालय में जा पहुंचा। वर्षों बाद उसे देखकर वकील भी हैरान रह गया। अरे धर्मपाल जी, आज इतने वर्षों बाद कैसे आना हुआ? सब कुशल तो है? चेहरे से लग रहा है कि कोई जरूरी काम लेकर आए हैं। नहीं नहीं, अभी कुछ ठीक नहीं है। वो मेरे छोटे भाई की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके दोनों बच्चे अभी नाबालिग हैं। कुछ कानूनी कागज तैयार करवाने हैं ताकि उनकी जमीन का काम आसानी से संभाला जा सके। अरे ये घटना कब हो गई? अगर ऐसी बात है तो मैं तुरंत कागजात रेडी कर देता हूँ। धर्मपाल ने सच्चाई छिपाकर चालाकी से दस्तावेज तैयार करवाए। उनमें जमीन अपने नाम करवाने की शर्तें लिखी थी। कागज लेकर वह मुस्कुराता हुआ गांव लौट आया। विक्की बेटा, ये बस छोटी सी लिखावट की औपचारिकता है। सरकारी रिकॉर्ड के लिए हस्ताक्षर चाहिए। तुम पढ़ाई भी सीखोगे और काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा। विक्की को धर्मपाल की सारी साजिश पहले से पता था। ताऊ जी, मुझे पढ़ना तो ठीक से आता नहीं। अगर ये सिर्फ सामान्य कागज है तो मैं विश्वास करके हस्ताक्षर कर देता हूँ।
आप गलत तो नहीं करेंगे ना? दूर खड़ा मोहनलाल का पुराना मित्र प्रीतम यह सब देख रहा था। उसने तुरंत विक्की को इशारे से अपने पास बुलाया और पूरी बात ध्यान से पूछी। बेटा, आज के बाद बिना पढ़े किसी भी कागज पर हस्ताक्षर मत करना। कुछ लोग तुम्हारी जमीन हथियाना चाहते हैं। कोई परेशानी हो तो सीधे मेरे पास आना। मैं तुम्हारे पिता से किया वादा निभाऊंगा। प्रीतम की बातें सुनकर विक्की को पहली बार लगा कि इस मुश्किल समय में कोई